बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर क्लास 9 हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत गद्य खंड के पाठ 4 सांवले सपनों की याद का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। लेखक परिचय। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में बिहार के नालंदा जिले के नौनही राजगीर गांव में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। वे आरंभ से ही देश की सक्रिय राजनीति में रुचि रखते थे। सन 1977 में उन्होंने मुंगेर विधानसभा का चुनाव जीता, उन्हें मंत्री बनाया गया। सन 1995 से वे बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे एक श्रेष्ठ लेखक भी हैं। रचनाएं। डोला बीबी का मजार, जो आगे हैं, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं के जानकार हैं। उन्होंने अपने साहित्य में आम आदमी के संघर्षों को प्रकट किया। आम आदमी के संघर्षों तथा विशिष्ट व्यक्तियों पर प्रभावी डायरियां लिखी हैं। उनकी डायरियां खूब चर्चित भी हैं, उनकी प्रशंसा भी हुई हैं। उन्होंने इस दिशा में नए प्रयोग किए हैं। भाषा शैली। जाबिर हुसैन की भाषा शैली कलात्मक है। उनके भाव अनुभव से उपजते हैं और कला में ढलते हैं। उनकी भाषा में संस्कृत के प्रचलित शब्दों के अलावा उर्दू तथा तद्भव शब्दों की ओर अधिक रुझान है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि वे पक्षी को परिंदा कहना अधिक पसंद करते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के बाद उनकी याद में लिखा गया है। उनकी मृत्यु 20 जून 1987 में हुई। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने इस पाठ में प्रकट किया है। सालिम अली को याद करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा की गति और अभिव्यक्ति शैली दिल को छूने वाली है। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं पाठ की ओर। पाठ 4 सांवले सपनों की याद। जाबिर हुसैन। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को।
सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कठिन शब्दों के अर्थ। परिंदे, परिंदे माने होता है पक्षी। हुजूम, हुजूम माने होता है जन समूह, भीड़। वादी, वादी माने घाटी, अग्रसर, अग्रसर माने आगे बढ़ता हुआ। सैलानी, सैलानी माने यात्री घुमक्कड़। अंतहीन, अंतहीन माने जिसका अंत न हो। तमाम, तमाम माने सभी। पलायन, पलायन माने भागना, दूसरी जगह चले जाना। विलीन, विलीन माने गल जाना, डूब जाना। जिस्म, जिस्म माने शरीर। हरारत माने गर्मी, हल्का ज्वर। इस गद्यांश में लेखक जावेद हुसैन ने सालिम अली की अंतहीन यात्रा का वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। वह मौत की मौन वादी में जा रहा है। यानी सालिम अली के शव को कब्रिस्तान की ओर ले जाया जा रहा है। सालिम अली उसमें सबसे आगे हैं। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझ लादे अंतहीन यात्रा पर चल पड़े हैं। इस बार तो वे मानो शहर की भीड़ भरी जिंदगी से आखिरी बार चले हैं। कोई उन्हें वापस नहीं लौटा सकता। मानो वे कोई वन पक्षी हों जो अपने जीवन का अंतिम गीत गाकर मौत की गोद में जा बसा हो। नेक्स्ट पैराग्राफ। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। बरसों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वे प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। कठिन शब्दों के अर्थ। आबशारों, आबशारों मन होता है निर्झर झरना। रोमांच, रोमांच माने प्रसन्न। सोता, सोता माने झरना। रोमांच का सोता फूटना, रोमांच का सोता फूटना माने होता है मन में आनंद की लहर उठना या प्रसन्नता का अनुभव होना। इस गद्यांश में लेखक ने सालिम अली के पक्षी प्रेमी
होने के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि सालिम अली इस बात से क्षुब्ध थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं, परंतु कोई आदमी पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं कर सकता, प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। सालिम अली एक ऐसे ही पक्षी प्रेमी हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपना मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कवि कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? कठिन शब्दों के अर्थ। छाली, छाली मने सुपारी। रासलीला, रासलीला मन होता है आनंद क्रीड़ा। शोक, शोक मने तेज तर्रार। चंचल। अंदाज, अंदाज मने तरीका। घटनाक्रम, घटनाक्रम मने घटनाओं का सिलसिला। वाटिका, वाटिका मने बाग बगीचा। हिदायत, हिदायत मने निर्देश या चेतावनी। लेखक ने इस गद्यांश में सांवले सपनों के महत्व यानी पक्षी प्रेमी सालिम अली के महत्व पर प्रकाश डाला है। लेखक कहते हैं कि पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला, गोप लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया था। परंतु आज भी जब हम वृंदावन में यमुना का सांवला जल देखते हैं तो लगता है कि अभी कोई अचानक आकर बंसी बजाने लगेगा। संगीत का जादू पूरी वाटिका पर छा जाएगा। वृंदावन कवि कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वृंदावन में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था, प्रेम लीला की थी।
उनके साथ शरारतें की थी। माखन के बर्तन फोड़े थे, दूध और उसके छालियों से अपने मुंह भर लिए थे। बगीचों में छोटे छोटे पेड़ों की छायों में शयन किया था, विश्राम किया था। दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाला, गोपियों को बेचैन कर देने वाला श्री कृष्ण मधुर आवाज में बंसी बजाई थी। उनकी बंसी की मधुर आवाज से पूरा वृंदावन संगीत से गूंज उठता था। नदी का सांवला जल यात्रियों को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की याद दिला देता है जो उन्होंने वृंदावन में की थी। वृंदावन में सुबह सूरज निकलने के साथ ऐसा अनुभव होता है मानो यमुना की ओर आती भीड़ के बीच से निकलकर श्री कृष्ण बंसी की तान छेड़कर सबको मंत्रमुग्ध कर देगा। शाम के समय सूरज ढलने के साथ ऐसा अनुभव होता है मानो अभी कहीं किसी झुरमुट से कृष्ण मनमोहिनी बंसी बजाते हुए निकल आएंगे, क्योंकि सभी भारतीयों की स्मृति में यह बात ताज़ा है कि कृष्ण गायों को चराकर लौटते समय गायों को एकत्र करने के लिए प्रायः बंसी की तान छेड़ा करते थे। वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी खाली नहीं होता। यहाँ वर्ष भर कृष्ण भक्तों की आवाजाही लगी रहती है। कृष्ण के सभी वस्तुओं के दर्शन करने के लिए भक्तगण यहाँ आते रहते हैं। सुबह शाम वे हर समय कृष्ण के नाम की माला जपते रहते हैं। उनके मन में कृष्ण की बंसी का मधुर स्वर गूंजता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी खाली नहीं होता। नेक्स्ट पैराग्राफ। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सतीत तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। कठिन शब्दों के अर्थ। सती, सती माने 100 वर्ष का समय। हिफाजत, हिफाजत माने सुरक्षा। समर्पित, समर्पित माने अर्पित या दिया हुआ। एकांत, एकांत माने अकेला स्थान। कायल माने प्रशंसक। मुग्ध, पसरी माने फैली।
जीवन साथी, जीवन साथी माने होता है पत्नी या पति। सहपाठी, सहपाठी माने साथ पढ़ने वाला। इस गद्यांश में लेखक जावेद हुसैन ने सालिम अली के व्यक्तित्व और उनकी मृत्यु के कारण पर प्रकाश डाला है। लेखक कहते हैं कि सालिम अली कमजोर काया वाले व्यक्ति थे, यानी सालिम अली का शरीर कमजोर हो गया था, वे दुबले पतले थे। 100 वर्ष के होने में कुछ दिन शेष थे, उनकी उम्र लगभग 100 वर्ष हो गई थी। लंबी यात्राओं ने उन्हें थका डाला था। उनकी मृत्यु कैंसर नामक जानलेवा बीमारी होने से हुई, परंतु अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में लगे रहे। जब वे अकेले होते थे तभी उनकी आंखों पर दूरबीन का चश्मा नहीं होता था। वे हमेशा अपनी आंखों पर दूरबीन का चश्मा लगाए रहते थे। उनके आंखों से दूरबीन का चश्मा उनकी मृत्यु के बाद ही उतरी थी। उनके जैसा पक्षी प्रेमी आज तक कोई नहीं हुआ। सालिम अली की नज़रों में दूर तक फैली धरती और झुके आकाश जैसा जादू था। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता रहस्य दिखाई देता था। उन्होंने अपनी दुनिया परिश्रम से बनाई थी, इसमें उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। तहमीना स्कूल में उनके साथ पढ़ी थी, जो उनकी पत्नी है। नेक्स्ट पैराग्राफ। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थीं। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? कठिन शब्दों के अर्थ। रोमांचकारी, रोमांचकारी माने होता है सनसनी फैलाने वाला। अनुरोध, अनुरोध माने प्रार्थना। पर्यावरण, पर्यावरण माने वातावरण। आंखें नम करना, आंखें नम करना माने आंसू आना, भावुक होना। सोंधी, सोंधी माने सुगंधित, मिट्टी पर पानी पड़ने से उठी गंध। संकल्प, संकल्प माने इरादा, निश्चय। वकालत करना, वकालत करना माने पक्ष लेना। इस गद्यांश में लेखक ने सालिम अली की प्रधानमंत्री से भेंट और उनके सामने पक्षी प्रेम और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रस्ताव रखने के बारे में बताया है। लेखक कहते हैं कि सालिम अली एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे।
चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे, इसलिए वे सालिम अली की पक्षी प्रेम और पर्यावरण की सुरक्षा की बातें सुनकर भावुक हो उठे थे। उनके आंखों में आंसू आ गए थे। आज ये दोनों नहीं रहे। आज हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता करने वाला भी कोई नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानती हैं। वे सचमुच इतना खुला खुला और सदा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। जटिल। मैंने कठिन, टेढ़ा। गौरैया, गौरैया एक पक्षी का नाम है। D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे और कवि भी थे। वे भी प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति से उनका गहरा लगाव था। उनका जीवन भी पक्षियों की देखभाल और प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा में समर्पित था। यहाँ लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी एवं प्रकृति प्रेमी तथा अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कवि D.H. लॉरेंस तथा सालिम अली की आत्मकथा फॉल ऑफ ए स्पैरो के बारे में बताया है। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है
फॉल ऑफ ए स्पैरो, अर्थात एक गौरैया का गिरना। डीएच लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से प्रार्थना की गई कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। जब डीएच लॉरेंस की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस, डीएच लॉरेंस की पत्नी का नाम था फ्रीडा लॉरेंस, से अनुरोध किया गया, उनसे प्रार्थना किया गया कि वह अपने पति डीएच लॉरेंस के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा ने कहा, मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। लॉरेंस सरल, सीधा और खुला इंसान था। नेक्स्ट पैराग्राफ। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गली में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? कठिन शब्दों के अर्थ। जटिल, जटिल माने होता है कठिन, टेढ़ा। पहेली, पहेली माने रहस्य। गौरैया, गौरैया माने एक पक्षी। नैसर्गिक, नैसर्गिक माने प्राकृतिक, सहज, स्वाभाविक। प्रतिरूप, प्रतिरूप माने बिल्कुल वही रूप। टापू, टापू माने समुद्र में खड़ा पहाड़। अथाह, अथाह माने बहुत गहरा, जिसकी थाह न हो। यायावरी, यायावरी माने घुमक्कड़ स्वभाव। सुराग, सुराग माने खोज। इस गद्यांश में लेखक ने सालिम अली की प्रेरणा और ऊंचाइयों के बारे में वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों से एक गौरैया घायल हो गई थी। उसी दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयां छूने लगे, मानो वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए। वे
प्रकृति में इस कदर खो गए थे कि वे प्रकृति को अपने से अलग नहीं कर सकते। वे भी प्रकृति की तरह सरल, सहज और खुले दिल के इंसान हो गए। सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे। वे भ्रमण करते रहे। उनकी याद करके लगता है कि आज भी वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए एक नए खोज के साथ लौटेंगे। सालिम अली की याद में लेखक की आंखें नम हैं, वे भावुक हैं। इस पाठ में लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के माध्यम से मनुष्य के अंदर पक्षी प्रेम, पर्यावरण सुरक्षा की भावना को जगाने का प्रयास किया है। हमें भी सालिम अली की तरह पक्षियों की देखभाल, प्रकृति से प्रेम तथा उनकी सुरक्षा के उपाय करने में लग जाना चाहिए। इस तरह से यह पाठ पशु पक्षियों की देखभाल, पर्यावरण की सुरक्षा करने का संदेश देता है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो व्याख्यान में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए, देखने, सुनने, पढ़ने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पाठ को ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे और भली भांति तैयार करेंगे। पुनः आपको एक बार फिर से धन्यवाद।